हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। मैं आज आपको कराने वाला हूं आपके कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर, जिसको हम संविदा विधि भी बोलते हैं। संविदा विधि। अब से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर LLB फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, अगर किसी का सेमेस्टर वाइज है तो सेकंड सेम वाले बच्चों के लिए, और LLB में अगर कॉन्ट्रैक्ट है, आप फर्स्ट ईयर में हो तो उनके लिए मैं अपने YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट से आप जाकर वीडियो देख सकते हो। अब से पहले मैंने आपके लिए काफ़ी लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं और जो आपकी नॉलेज और आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होंगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। ज़्यादा बात नहीं करते हुए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आएंगी आपको पता चल जाएगा, जिससे आप सही समय पर अपनी तैयारी कर पाओगे। अब हम अपने पहले प्रश्न को रीड करते हैं। जैसे कि हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं, कभी आपको बताता आ रहा हूं, हमें अपने प्रश्न को 2 टाइम्स अच्छे से रीड करना होता है और अब के भी हम अपने प्रश्न को अच्छे से 2 टाइम्स रीड करेंगे। पहला है, विक्रय संविदा की परिभाषा और आवश्यक तत्व क्या है। विक्रय तथा विक्रय करार में अंतर कीजिए। विक्रय संविदा की परिभाषा और आवश्यक तत्व क्या है। विक्रय तथा विक्रय के करार में अंतर कीजिए। यह प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ध्यान रखना। मैं आपको वही चीज कराता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसे हम समझते हैं। विक्रय की संविदा, माल विक्रय अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, माल विक्रय अधिनियम की धारा 4 के अनुसार हमें पहले तो यहां से ये ले लेना है और ये हमें यहां से ले लेना है। अब हमें इसे समझते हैं। वस्तुओं की बिक्री की संविदा या ऐसी संविदा जिसमें विक्रेता क्रेता को एक निश्चित मूल्य के बदले में या तो किसी वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरित करता है या हस्तांतरण करने का वादा करता है। विक्रय की संविदा के अंतर्गत आता है जब कोई विक्रेता यानी बेचने वाला व्यक्ति खरीदने वाले व्यक्ति को किसी वस्तु को पैसे के मूल्य में या तो हस्तांतरण कर देता है या हस्तांतरण करने का जो संविदा करता है उसी को विक्रय की संविदा कहते हैं। जब कोई व्यक्ति पैसे देकर कोई सामान खरीदता है, तब जब वो सामान को अपने हाथ में लेता है, अपने कब्जे में लेता है, तो उसे स्वामित्व कहते हैं। और वो ही जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने अधिकार में ले लेता है, अपना स्वामित्व स्थापित कर लेता है, तब कहते हैं वो विक्रय की संविदा होती है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जहां विक्रेता अपने माल की कीमत लेकर, विक्रेता बेचने वाला, विक्रेता अपने माल की कीमत लेकर उसका स्वामित्व होता है अपना अधिकार, स्वामित्व होता है अधिकार। जैसे हमारे घर पर स्वामित्व होता है, स्वामित्व यानी हमारे घर पर अधिकार होता है, हमारी पेन पर अधिकार होता है, हमारे फोन पर अधिकार होता है। उसी प्रकार विक्रेता बेचने वाला अपने माल की कीमत लेकर, मतलब माल की यानी सामान की कीमत लेकर उसका स्वामित्व, उसका अधिकार क्रेता को यानी खरीदने वाले को तुरंत दे या वादा कर दे। दोनों ही अवस्थाओं में यह समव्यवहार विक्रय का संविदा कहलाएगा। अर्थात बिक्री और बेचने का समझौता दोनों ही बिक्री की संविदा में शामिल है तथा यह पूर्ण या सशर्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की एवज में पैसे लेकर उसका जो अधिकार है दूसरे व्यक्ति को दे देता है, वही एक संविदा होती है, वो बिक्री संविदा कहलाती है। सपोज करो मैं ये दुकान पर गया और मैंने बोला सर मुझे फ़ोन ख़रीदना है। दुकानदार ने बोला कि आपको फ़ोन तो दे दिया जाएगा, लेकिन आप पहले मुझे इस फ़ोन के एवज में पैसे दे दो। मैंने इसके जो पैसे थे, उसने जो डिमांड करी, मैंने उसे पैसे दे दिए और उसने फ़ोन मेरे हाथ में दे दिया। अब ये फ़ोन पर जो अधिकार है ये मेरा खुद का अधिकार हो गया है।
इसी को कहते हैं स्वामित्व। या उसने मेरे से पैसे ले लिए और उन्होंने बोला कि मैं आपको 2 घंटे में आपका फ़ोन दे दूंगा, या कल मॉर्निंग में आपने बुकिंग कर दी है, कल अपना मॉर्निंग में फ़ोन ले लेना, आप हमें पैसे दे दो, तो इसको कहते हैं बिक्री की संविदा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बिक्री संविदा के आवश्यक तत्व। बिक्री संविदा के आवश्यक तत्व। सर्वोच्च न्यायालय ने ISIW प्रोडक्ट्स बनाम मद्रास राज्य AIR 1968 SC 478 में माल की बिक्री की संविदा के लिए निम्नलिखित 4 तत्वों का होना आवश्यक है। मतलब बिक्री संविदा के आवश्यक तत्व, हमें इसमें क्या लिखना है? सर्वोच्च न्यायालय ने बिक्री संविदा के 4 आवश्यक तत्व बताए हैं या माने हैं। सर्वोच्च, अब आप लिखते रहना, आपको तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने बिक्री संविदा के 4 आवश्यक तत्व का होना बताया है या होना अनिवार्य है। और ये सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में बोला है? आपको ये केस वहाँ लिख देना है, ISIW प्रोडक्ट्स बनाम मद्रास राज्य, फिर आपको ये लिख देना है। अब पहला जो है, देखो मैं इसे आपको सिर्फ डेफिनेशनों को एक्सप्लेन करूंगा, आपको डेफिनेशन लिखनी है और फिर अपने शब्दों में इसे ऐड कर देना है। दो सक्षम पक्षों का विद्यमान होना चाहिए। 2 सक्षम पक्षों को विद्यमान होना चाहिए। विद्वान नहीं, विद्यमान यानी उपस्थित होना चाहिए। यानी कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं या लेते हैं या ऑनलाइन मंगाते हैं, उसमें 2 पक्षों का, प्रथम पक्ष लेने वाला, द्वितीय पक्ष देने वाला होने चाहिए। जब तक इन दोनों में से कोई भी एक पक्ष नहीं होता है, तब तक संविदा या खरीदने या बेचने की संविदा नहीं होती है। तो इसलिए किसी भी सामान को खरीदने या किसी भी सामान को बेचने के लिए जब तक 2 पक्ष आपस में नहीं मिलते हैं या आमने सामने नहीं होते हैं या 2 पक्ष आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, तब तक विक्रय की संविदा नहीं होती है। विक्रय की संविदा के लिए दोनों पक्षों का आपस में होना अनिवार्य है। हम कल्पना नहीं कर सकते, हम ये काल्पनिक कल्पना नहीं कर सकते कि मैं एक वस्तु खरीदूंगा तो उस वस्तु को खरीदने के लिए हमें किसी दुकान पे जाना होगा और दुकानदार से बातें करनी होंगी। जब तक हम किसी से बातें नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे या ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगाएंगे, एक पक्ष दूसरे पक्ष से वार्तालाप नहीं करेगा, एक दूसरे उपस्थित नहीं होंगे, तो वो संविदा नहीं होगी। यानी कि कहने का मतलब है, जब तक 2 पक्ष आपस में सक्षम नहीं होंगे एक दूसरे से लेने के लिए या उपस्थित नहीं होंगे, तब तक वो संविदा नहीं मानी जाएगी। अब दूसरा पॉइंट है, इसे और देखते हैं। पक्षों की पारस्परिक सहमति होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पक्षों की पारस्परिक सहमति होनी चाहिए। अभी हमने बोला था 2 पक्षों का होना अनिवार्य है, दूसरा बताया है पक्षों की आपसी सहमति होनी अनिवार्य है। जब तक 2 पक्ष उपस्थित हैं और दोनों पक्षों में से क्रेता या विक्रेता, खरीदने वाले या बेचने वाले व्यक्ति में से कोई भी एक भी व्यक्ति जब तक किसी भी वस्तु को बेचने या खरीदने के लिए आपस में सहमत नहीं होंगे, तब तक वो संविदा विक्रय की संविदा नहीं हो सकती है। हम जब किसी भी दुकान पे जाते हैं, हम सामान खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी, उसकी गारंटी लेते हैं, क्वालिटी देखते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, उसकी रेंज देखते हैं, क्या रेंज है, क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है। उन सब चीज़ों के बावजूद उसकी गुणवत्ता को देखते हैं। उसके बावजूद दोनों पक्ष जब आपस में सहमत हो जाते हैं, फिर हम डिस्कशन करते हैं कि भाई ये कितने का है, कि भाई हम आलू खरीदने जाते हैं, हम सब्जी लेने जाते हैं, भाई सब्जी क्या भाव है, कि भाई 20 रुपये किलो। हम कहते हैं 19.5 रुपये किलो लगा लो, वो कहेगा नहीं भैया लेनी है तो लो, नहीं तो मत लो, आपको 19.5 रुपये, आपको 20 रुपये की ही लगेगी। लेडीज होती है तो वो थोड़ी जिद करती है, नहीं मैं तो 19.5 ही दूंगी, देने हैं तो दो, नहीं तो मैं नहीं ले रही। अब वो कहता है कि चलो यार क्या है, मैं थोड़ी तोल कम कर दूंगा, इन्हें क्या पता पड़ रहा है।
वो 19.5 में उसे दे देता है। तो जो बार्गेनिंग है उसमें सहमत हो गए आपने 19.5 में ले लिया और आपने ये नहीं देखा कि थोड़ा कम भी तोला है, यानी कि दोनों सहमत हो गए कि भाई 1000 की पैंट है कि ठीक है भैया मुझे 900 में दे दो, कि चलो भाई आप 900 में ले जाओ। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे आपस में सामान को खरीदने और बेचने के लिए जब तक सहमत नहीं है, दोनों की आपसी सहमति नहीं है, तब तक कोई विक्रय संविदा नहीं हो सकती है। ये नहीं है कि दुकानदार ने बोला 1000, आपने बोला नहीं मैं तो 800 दूंगा, ये लो 800 रुपये और मैं सामान लेके जा रहा हूँ, ऐसे कभी हुआ नहीं होता है। वो जब तक हाँ नहीं बोल दे कि हाँ भाई 800 में ही, चाहे आप कितने पावरफुल क्यों ना हो, आप सामान नहीं उठा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब तक आप पैसों का लेन देन, क्वालिटी, गारंटी, वारंटी, उसकी गुणवत्ता, सारी चीज चेक ना कर लो, तब तक आपसी सहमति नहीं बनती है और आपसी सहमति होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब तीसरे नंबर का पॉइंट आता है चल संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का अंतरण। तीसरा है चल संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। चल संपत्ति मैं आपको बता चुका हूं, चल संपत्ति वो होती हैं, जैसे ये मार्का है, ये मार्का मैंने दुकानदार से लिया 5 रुपये में और मैं इसे उठाकर अपने घर ले आया, ये होती है चल संपत्ति। मोबाइल की दुकान पर गया, मोबाइल उठाकर अपने घर ले आया, पैसे दिए ले आया, फ़ोन लिया, मोबाइल लिया, कपड़े लिए, खाने का सामान लिया, ये सारी होती है चल संपत्ति। चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाई जा सकें, उन्हें चल संपत्ति बोलते हैं। अचल संपत्ति वे संपत्ति होती हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कि घर जो होता है हमारी संपत्ति तो है लेकिन अचल संपत्ति है, हम घर को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते। पेड़ होते हैं जिनसे हमें फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, मसाले मिलते हैं, ऐसी संपत्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते हैं। हमारा खेत होता है, हमारे प्लॉट होते हैं, उनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं। वे संपत्ति जो एक ही स्थान पर ही रहती हैं उन्हें अचल संपत्ति बोलते हैं, और चल संपत्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकें उन्हें चल संपत्ति बोलते हैं। ये चीज़ मैंने इसलिए समझाई है क्योंकि क्वेश्चन ने डिमांड हमसे यही की है कि चल संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का अंतरण होना चाहिए। यानी कि जब पहले तो दो पक्षों का होना अनिवार्य है, दो पक्ष उपस्थित होने चाहिए, दोनों पक्षों में पारस्परिक सहमति होनी चाहिए। पहले तो दो पक्ष उपस्थित हों, ए और बी उपस्थित होने चाहिए सामान खरीदने और बेचने के लिए, और फिर इन दोनों में सहमति हो जाए। सहमति के बाद पैसे का लेन देन हो। अब उसमें जो है एक वस्तु का दूसरे व्यक्ति को उसमें है जो अधिकार है, स्वामित्व है, वो उसे सौंप दिया जाए कि भाई मैंने आपसे मार्का खरीदा है, मार्का के आपने मेरे से 20 रुपये ले लिए हैं, ये रहे आपके 20 रुपये और ये रहा आपका मार्का। 20 रुपये दुकानदार ने लिए, विक्रेता ने, और क्रेता को, खरीदने वाले को यानी स्टूडेंट को मार्का दे दिया, ये उसको तुरंत स्वामित्व दे दिया। अगर जब तक कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उस वस्तु का स्वामित्व नहीं देगा, वो वस्तु का विक्रय नहीं कर सकता है। दूसरी बात, कभी भी किसी भी चल संपत्ति को खरीदने वाला व्यक्ति या बेचने वाला व्यक्ति अगर नहीं खरीदी है या नहीं बेची है तो उस पर वाद नहीं चला सकता, उस पर केस नहीं कर सकता। भाई मुझे ये मार्का था, खरीदना था, मैंने बोला भाई ये मुझे मार्का दे दो, उसने बोला भाई 20 रुपये का है, मैंने बोला भाई मुझे 15 रुपये देने हैं, आपको देना है तो दे दो नहीं तो मत दो। अब उसने बोला कि मैं तो नहीं दूंगा, ना तो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूं कि भाई मैंने तो 15 रुपये के लिए बोला था और इन्होंने दिया नहीं है, और दूसरे वाले व्यक्ति को इन्होंने 10 में दे दिया है। उसकी मर्जी है, वो किसी को अपना सामान फ्री में लुटाए, 1 लाख में दे, 2 लाख में दे, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो मेरे लिए 20 रुपये की है। अगर मेरा मन करे तो मैं ले सकता हूँ, ना करे तो नहीं ले सकता हूँ। उसने बोला भाई 20 की है, मैंने बोला 15 ले लो। अब मैं इसके ऊपर केस नहीं कर सकता हूँ, ना बेचने वाला केस कर सकता है कि भाई इसने पैसे कम लगाए हैं, मैं इस पर केस करूँगा, या इसने मेरे से सामान नहीं खरीदा, किसी और से सामान खरीद लिया, तब भी कोई केस नहीं हो सकता है। दूसरी बात, वस्तु का
या तो तुरंत स्वामित्व दिया जाना चाहिए या कुछ समय या 1-2 दिन की समय सीमा दे दी जानी चाहिए। जैसे हम कोई ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, हम ऑर्डर बुक कर देते हैं, 1 या 2 दिन में हमारा सामान हमारे घर पे आ जाता है और वो सामान के हम खुद स्वामी बन जाते हैं। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत हैंड टू हैंड दे दिए जाते हैं, उनके हम तुरंत स्वामी बन जाते हैं। कुछ को हम कुछ दिनों बाद स्वामित्व धारण करते हैं। ये एग्जाम्पल आप दोनों लिख देना। हम बुक किताब लेने गए, हम पेन लेने गए, अगर वो हमें तुरंत सामान दे देता है तो हमारा तुरंत स्वामित्व हो जाता है, पूर्ण स्वामित्व होता है। या हम पूर्ण स्वामित्व 1 या 2 दिन का समय सीमा देखने के बाद हम स्वामित्व लेते हैं। जैसे ऑनलाइन सामान मंगाते हैं या हम किसी से सामान बुक कर दिया, ऑर्डर पे सामान आ रहा है, तो इस प्रकार आप वहां पे लिख सकते हो। अब है हमारा चौथा पॉइंट, अंतरण धन रूपी प्रतिफल के लिए होना चाहिए। ये वाला पॉइंट है आपको समझाने के लिए। इसे और देखते हैं 4th नंबर का, वस्तु का अंतरण हमेशा धन रूपी प्रतिफल के लिए ही किया जाना चाहिए। यानी कि ये कोई वस्तु है, इसका अंतरण जब मैं किसी को कर रहा हूं, यानी मैं दे रहा हूं, मैं इसका पैसा लूं, तभी हम इसका अंतरण कर सकते हैं, तभी ये विक्रय के लिए है। अगर मेरे से आकर कोई ये बोले कि भाई मुझे ये मार्कर दे दो, मार्कर हाइलाइटर मुझे दे दो, मैंने उसको हाइलाइटर दे दिया। कोई आए मेरे पास कि भाई ये जो आपके पास मार्कर हैं, हाइलाइटर हैं, इनको मुझे दे दो। मैंने कि भाई ये 20 रुपये का है, ये 30 का है, ये 50 का है, आपको लेने हैं तो लो। वो अगर मुझे पैसे दे देता है तो मैं उसे उसके सामान को उसके हाथ में दे दूंगा और पूर्ण स्वामित्व दे दूंगा। अगर वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि भाई मुझे 2 दिन के लिए चलाने के लिए दे दो, मैं इस सामान को फिर भी उसे दे देता हूं, तो यहाँ पर हम विक्रय की संविदा नहीं कह सकते, इसको हम संव्यवहार की संविदा कहेंगे। और किसी भी वस्तु को हम अगर बेचते हैं तो उसमें हमें पैसे लिए जाने अनिवार्य हैं, पैसे का हस्तांतरण होना जरूरी है। यानी कि हम जब भी कोई पैसा देंगे तो हमें वस्तु बदले में दी जाएगी, उस पर हमारा पूर्ण स्वामित्व हो जाएगा। अगर हम वस्तु को बिना पैसे के देते हैं या सहानुभूति में देते हैं या उधार देते हैं तो वो संव्यवहार में दी जाएगी, और जब तक उसका पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक हम उसका पूर्ण स्वामित्व नहीं मान सकते हैं, उसे विक्रय के लिए नहीं मान सकते हैं। ठीक है। वस्तु का अंतरण हमेशा धन रूपी प्रतिफल के लिए ही किया जाना चाहिए। अगर हम बिक्री संविदा कर रहे हैं तो बिक्री में ही मतलब धन के लिए ही वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जानी चाहिए। यदि किसी वस्तु को बिना प्रतिफल के ही दूसरे को सौंप दी गई है तो वह संव्यवहार दान कहलाता है। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति दूसरे को उसकी वस्तु के बदले में अपनी वस्तु का परिधान करता है तो वह संव्यवहार वस्तु विनिमय कहलाता है, ना कि विक्रय संविदा। जब हम अपनी वस्तु को किसी व्यक्ति को उपभोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए दे देते हैं तो वो विक्रय में नहीं आता है, वो आता है संव्यवहार दान। अगर हम किसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं और हम उसे बिक्री के पर्पज से दे रहे हैं, जब तक वो व्यक्ति उसका पैसा नहीं देता है तब तक वो बिक्री योग्य नहीं होगी, या उसका एक निश्चित समय नहीं रखता है, निश्चित समय के अंदर पैसा नहीं देता है, तब तक वो बिक्री के लिए नहीं होगी, वो संव्यवहार कहलाएगी। हमेशा बिक्री के लिए पैसा दिया जाना चाहिए, अंतरण धन दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं बिक्री और बिक्री करार में अंतर। बिक्री और बिक्री करार में अंतरों को देखते हैं। पहला है हमारा बिक्री और दूसरा है बिक्री का समझौता। यानी करार को कहते हैं हम समझौता, यानी आपस में बातचीत करना किसी वस्तु को लेने या देने के लिए। अब हम इसे देखते हैं। बिक्री में माल के स्वामित्व का हस्तांतरण तत्काल हो जाता है। यानी कि मैंने पेन खरीदा और पेन के मैंने 2 रुपये 5 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए, उसने पेन दिया और मैंने पैसे दिए, तुरंत मुझे इस पेंसिल पे स्वामित्व अपना मिल गया, यानी मैं इसका स्वामी बन गया, तुरंत पैसे मैंने दे दिए। इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण किसी भावी तारीख पर या किसी विशेष शर्त के पूरा होने पर होता है। यानी मैं पेन लेने गया और उन्होंने उनसे बोला भाई मुझे पेंसिल दे दो,
उन्होंने बोला कि आप मुझे 50 रुपये दे दो। मैंने बोला भाई 50 रुपये तो नहीं है, मैं आपको 2 दिन बाद या 2 महीने बाद या 2 साल बाद जो भी समझौता हो, जैसा भी हो, या 2 घंटे बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा और आप मेरा एक बुकिंग कर लो। उन्होंने बोला कि हाँ आप 2 घंटे 2 महीने या 2 दिन बाद पैसे दे देना, जैसा भी आपका समझौता होता है आप अपना सामान ले जाना। हमने यहाँ पे बिक्री का समझौता कर लिया, मैं इसे पैसे दे दूंगा और ये मुझे सामान दे देगा, लेकिन मैंने इसकी बुकिंग कर दी है, एडवांस बुकिंग कर दी। यह एक निष्पादित संविदा होती है। इसमें संविदा तथा हस्तांतरण दोनों तत्व विद्यमान है। संविदा और हस्तांतरण दोनों का तत्व विद्यमान है। यानी कि हम किसी के पास गए कि भाई हमें पेंसिल चाहिए, ये 10 रुपये आप लो और मुझे दे दो, ये एक निष्पादित, मतलब कोई बिना छल कपट के किसी दो राव के पैसे दिए, हमने अपना स्वामित्व ले लिया और हमने संविदा की, यानी कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई मुझे पेन चाहिए, या कोई बड़ा भी सामान हो सकता है, मैं ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपको मैंने सामान दिया है, आप मुझे मेरी वस्तु मुझे दे दो या हस्तांतरण कर दो। संविदा हुई आपस में पैसे की, 10 रुपये में डन, जी हाँ डन, आप मुझे दे दो पेंसिल और मैं आपको 10 रुपये दे रहा हूँ, और आपने मुझे हस्तांतरण कर दिया। और ये दोनों का तत्व विद्यमान होना चाहिए, संविदा का भी, और यानी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। 10 रुपये में बेच रहे हो, हाँ जी लो 10 रुपये, ये संविदा हो गई। हस्तांतरण, लो जी अब ये 10 रुपये आपने मुझे दे दिए, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आप इसे ले जाओ। एक निष्पादनीय संविदा होता है, इसमें हस्तांतरण का हमेशा अभाव रहता है, यह केवल एक शुद्ध और सादा संविदा होता है। मतलब इसमें जो हस्तांतरण होगा या तो पैसे का या वस्तु का, जो निश्चित समय रखा गया है उसके बाद ही दिया जाएगा। जो हमने समझौता करा है कि भाई मैं इस पेंसिल को 2 दिन बाद ले जाऊंगा, आप मेरी एडवांस बुकिंग कर लो, मैं आपको 10 रुपये दे दूंगा, आप मुझे पैसे दे देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे सामान दे देना। तो ये एक निष्पादित संविदा हो गई, निष्पादनीय, मतलब दे देंगे तो मैं आपको सामान दे दूंगा। इसमें क्रेता लोकलक्षी अधिकार प्राप्त करता है, इसमें सिर्फ इतना ही लिख देना है तीसरे पॉइंट में। इसमें क्रेता लोकलक्षी अधिकार प्राप्त करता है, इसमें क्रेता व्यक्तिलक्षी अधिकार प्राप्त करता है। आगे देखें 4th पॉइंट, जब क्रेता माल के मूल्य का भुगतान करने में चूक, यहाँ पे चकू लिख रखा है, ये गलत हो गया है, यहाँ करना है चूक। जब क्रेता यानी खरीदने वाला माल के मूल्य का भुगतान करने में चूक करता है तो उसे विक्रेता वसूल करने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है। सपोज करो हमने ये पेन खरीदा और इस पेन की कीमत थी 1 लाख रुपए, हमने उस दुकानदार से ये 1 लाख का पेन ले लिया और हमने संविदा कर दी कि भाई मैं आपको पेन के पैसे जल्दी दे दूंगा, आप मुझे ये पेन दे दो, और हम इस पेन का इस्तेमाल करने लगे, हमने इस पेन के पैसे नहीं दिए। तो अब जो विक्रेता है, जो जिससे मैं पेन लेके आया हूं, दुकानदार, अब मेरे ऊपर केस कर सकता है। इसमें क्रेता यदि माल का मूल्य ना चुकाए तो विक्रेता को उसके विरुद्ध केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु बात दायर करने का अधिकारी है, माल के मूल्य का नहीं। यानी कि अब मैं किसी दुकानदार के पास गया कि भाई मुझे एक पेन दे दो, उसने बोला कि भाई पेन नहीं है, आप बुकिंग कर दो मैं दे दूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है आप बुकिंग कर लो, कितने का आएगा कि 1 लाख रुपए का, और मैं उसे 500 रुपये दे के आ गया कि भाई ये 500 रुपये ले लो एडवांस में और मेरे 1 लाख की चीज़ मंगा दो। अब क्या होता है, वो 1 लाख की वस्तु मंगा लेता है, उसे कोई खरीदार नहीं है, लेकिन हमने उसे मंगवा लिया है। अब हमने बोला कि हम नहीं खरीद रहे, अब जो है जो बेचने वाला है अब हम पर बाद लेके आ सकता है, जो हमारा खर्चा उसे लाने के लिए हुआ है। जिस दुकानदार ने इस पेंसिल को आने जाने का खर्चा, जो लेके आया है उसका खर्चा, सारी चीज़ के खर्चे के लिए आपसे बात दायर कर सकता है, केस दायर कर सकता है, सिर्फ खर्चे के लिए, इसके 1 लाख के मूल्य के लिए नहीं, क्योंकि आप तो इसे वापस भी कर सकते हो, लेकिन आने जाने और सामान के लिए जो आपका समय बर्बाद हुआ है, आने जाने में पैसा जो खर्च हुआ है, उसके लिए आप उस पर बात दायर कर सकते हो, उसका हर्जाना आप ले सकते हो, ना कि पूरे मूल्य का। माल की प्रत्येक प्रकार की हानि क्रेता को सहन करनी पड़ती है, माल की प्रत्येक प्रकार की हानि क्रेता को सहन करनी पड़ती है। अगर कोई सामान हम खरीद के ले आए, अब मैं पेंसिल ले आया, अब इसमें कोई थोड़ी 19-20 खराबी आ गई तो अब ये मेरे ऊपर ही है। अभी मैं ये थोड़ी कहूँगा कि भाई अब पेंसिल की नुक को टूट रही है
यार ये तो बहुत जल्दी घिस गई, ये जो है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये हमने डिमांड की थी, हमने अपने मन से खरीदी थी। इसमें माल की प्रत्येक प्रकार की हानि विक्रेता को सहन करनी पड़ती है। अब सपोज करो मैंने ये पेंसिल बुकिंग करी थी, अब ये बुकिंग तो मैंने 1 लाख की कर दी थी, 500 रुपये एडवांस में दिया था, लेकिन इसे लाने और लाने में 1,000 रुपये का खर्चा लगा। अब मैंने बोला कि भाई इसे ले लो, और इसे लाते वक्त इसमें पेंसिल में थोड़ी सी कमी हो गई, इसमें खरोंच आ गई, इसमें स्क्रैच आ गई। अब जो लेने वाला था उसने कहा कि मैं नहीं ले रहा भाई, मेरा मन नहीं है। अब उसने बोला कि भाई आप लोगे क्यों नहीं, आपने मंगाई कि भाई इसमें तो स्क्रैच आ रही है, ये टूट गई है, थोड़ी सी इसमें कमी आ गई है मेरी, मैं क्यों लूँ। तो यहाँ पर इसमें माल की प्रत्येक प्रकार की हानि विक्रेता को सहन करनी पड़ती है। यानी कि हम एक ट्रे अंडे लेके आते हैं, उस ट्रे के कुछ अंडे ट्रे में अंडे फूट जाते हैं, तो वो बेचने वाले की ही हानि होती है। यानी कि दुकानदार को जो भी सामान का लाता है उसमें कुछ टूट फूट खराब जो माल हो जाता है, उसकी जो जिम्मेदारी है मालिक की ही होती है, उसमें जो क्रेता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जब क्रेता माल का मूल्य चुकाने से पहले दिवालिया हो जाता है और विक्रेता को धारणाधिकार या माल को मार्ग में रोकने का अधिकार नहीं होता, तो वह माल राज्य के प्रापक को सौंपकर उसकी अनुपातिक कीमत प्राप्त कर सकता है। अब सपोज करो कोई व्यक्ति है, कोई सामान खरीदना चाहता है, और सामान खरीदने से पहले अगर वो दिवालिया हो जाता है तो क्या होता है, विक्रेता को धारण अधिकार या माल को मार्ग में रोकने का अधिकार नहीं होता है। किसको नहीं होता है, विक्रेता को। ये नहीं है कि अब जो उसने माल जो लिया है इसको अब रोक दिया जाए, अब तो भाई उसने मंगा दिया, बेच दिया, अब तो उसका जो अधिकार था उसने पूर्ण कर दिया है। इसमें आपको इतना ही लिखना है यहां तक। और इसमें पहले ही बता दूं कितना करना है आपको। ये इसमें मैं अब बताता हूं। इसमें क्रेता के माल का मूल्य चुकाने से पहले, यानी खरीदने वाले के माल का मूल्य चुकाने से पहले दिवालिया हो जाने की अवस्था में विक्रेता को यह अधिकार है कि वह मूल्य चुकाए जाने तक माल हस्तांतरित करने को मना कर दे। अब एक बात बताओ, इन दोनों का डिफरेंस समझो। हम ये पेन लेने गए, ये मार्का लेने गए, ये पेन लेने गए, और हमें बताया कि इसका मूल्य क्या है, कि भाई ये 1 लाख रुपए के हैं दोनों वस्तु। हमने उसे दे दिया 1 लाख रुपए का सामान। अब वो खरीद कर चला गया। अब वो जो दिवालिया हो जाता है, तो भाई अब तो क्रेता के पास जो है ये नहीं है कि भाई अब वो अपने पैसे वापस ले ले या सामान को वापस कर आए, वो तो दिवालिया हो गया है। अब जो उसके पास जो सामान आ गया है वो उसी के पास रहेगा, और सामान उसके पास जा चुका है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर क्रेता ने कोई माल बुक कर दिया है और वो दिवालिया हो जाता है, तो विक्रेता उसे माल नहीं देगा, क्योंकि उसे पता पड़ गया है कि भाई चलो 1500 से जो भी मेरे आने जाने का जो सामान का लाने और ले जाने का जो खर्चा है वही हुआ, लेकिन ये हुआ कि जो ये तो दिवालिया हो गया, मेरा तो पैसा डूब ही जाता। और इसमें क्या होता है, माल इसमें दे दिया जाता है, रोकने का कोई अधिकार नहीं होता है। सपोज करो मैंने उससे बोला कि भाई आप मुझे सामान दे दो, मैं 1 लाख रुपए आपको बाद में दे दूंगा। उसने हम मुझे सामान दे दिया और मैं इस सामान का उपयोग करने लगा, लेकिन पता चला मैं तो दिवालिया हो गया। अब जो विक्रेता है वो अब उसका पैसा थोड़ी वापस मांग सकता है, क्योंकि वो तो खुद दिवालिया हो गया है। अब इसका जो पैसा है विक्रेता का, इस वाले केस में तो मर जाएगा, इस वाले केस में मर जाएगा, क्योंकि उसने मुझे वस्तु उधार दे दी है। इसमें क्या होगा, इसमें जो बेचने वाला है उसे फ़ायदा हो जाएगा कि चलो वो दिवालिया हो गया, सामान मेरा बच गया। इसमें विक्रेता को दिवालिया हो जाने पर क्रेता को राजकीय प्रापक से माल प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें विक्रेता को दिवालिया हो जाने पर क्रेता को राजकीय प्रापक से, अब इसमें एक बात कह रहा है, अगर विक्रेता बेचने वाला दिवालिया हो जाता है, सपोज करो हमने कोई सामान लेना था और विक्रेता ही दिवालिया हो गया, तो हम राजकीय प्रापक से माल प्राप्त करने का अधिकार कर सकते हैं कि हम राजकीय से माल प्राप्त कर लें। इसमें विक्रेता के दिवालिया हो जाने पर
क्रेता को माल प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है। क्योंकि क्रेता क्यों माल लेने के लिए कहता है? क्योंकि ये पैसे दिए हुए होता है। भाई मैंने पैसे दिए हैं, मुझे पैसे के बटके माल दो। वो दिवालिया हो गया तो क्या हुआ? वो राज्य के प्रापक से माल प्राप्त कर सकता है। इसमें क्या बोला गया है कि हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही तो हुआ है, हमने पैसे के लेन देन थोड़ी हुआ है, तो यहाँ पर वो माल प्राप्त नहीं कर सकता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो आपके जो डिफरेंस हैं इन दोनों के बिटवीन, जो इसमें जो डिफरेंस है आपको एग्जाम में 3 या 4 से ज़्यादा नहीं करने हैं। 3 या 4 आप ध्यान रख लेना। आप ये मत सोचना कि 7, 8 या 9 करें। आपको ओनली डिफरेंस बिटवीन 3 करने हैं, 3 या 4 ओनली, बस इतने ही करने हैं। इसमें 1, इसमें कितने दे रखे हैं? 7 दे रखे हैं। इन 7 में से कोई आप 3 या 4 आप इसमें से कर सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं है कि आप 7 के 7 करना चाहो तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, ये आपके लिए सही नहीं है। आपको कोई भी एनी 3 या 4 करने हैं। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है और आपको मदद मिली है इस क्वेश्चन से, तो हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो से कितनी हेल्प मिली है। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाल बटन को दबाकर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो और लाइक करो। इसके आपके कोई पैसे नहीं कटते हैं, सिर्फ हमारा हौसला बढ़ता है, ठीक है ना। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।